सातारा जिल्हा मंडल हिंदी मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ताकासुर उनके स्कूल बंद ऑनलाइन पढ़ाई ये उपक्रम है। इसमें दिल से सहने वाले कराड़ तहसील के स्नेहतंत्र जी, सेवाय सर जी, सूर्यवंशी सर जी, सर जी, महजिल के अध्यापक भाई, शंभू महादेव विद्यालय, शंभू महादेव हाई स्कूल संजय खिलाड़ी सर जी, जिन्होंने 21 साल से इस संस्था अध्यापन का काम किया है और से बहुत अच्छी तरह से इस हिंदी अध्यापन में सहयोग देने वाले खिलाड़ी सर जी आज हमें उपयोजित लेखन, गद्य आकलन और एक छोटा मुहावरे ये आज पढ़ाने वाले हैं। उन्हें मान तहसील की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और वो अपनी दर्शिका शुरू करे विनती करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते सर जी। आज सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से एक अच्छा उपक्रम स्तुत्य उपक्रम शुरू है और यह उपक्रम चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के हमारे पितामह आदरणीय ताका सूर्यवंशी सर जी, आदरणीय ताका सूर्यवंशी सर जी, उपाध्यक्ष मुजावर सर जी और मुल्ला सर जी, और इस उपक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले कराड़ तहसील के सभी अध्यापक, उसमें तंत्र स्नेही सेवाय सर जी, सूर्यवंशी सर जी और बागड़े सर जी और उनके सभी साथी, उसी प्रकार मान तहसील हिंदी विभाग के तहसील के जो अध्यक्ष है डीएफ तांबोली सर जी, सभी कार्यकारी जो सदस्य है मनोहर काटकर जी, उसी प्रकार रुपनवर सर जी, साळुंके सर जी, जावेर सर जी, कावेरी मैडम जी और निकम मैडम जी, इन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार मानता हूं कि इनके सहयोग से ही सही कि आज कोविड-19 के इस प्रादुर्भाव में भी कि सभी छात्रों तक यह अध्ययन जो मौका मिलता है, हमें भी उन्हें छात्रों तक यह शिक्षा पहुंचाने का और हमें भी उन्हें अध्यापन करने का मौका मिलता है, उन सभी के प्रति मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। उसी के साथ मैं खिलारे संजय भिकू, श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल वरकुटे मसवड संचलित श्री शंभू महादेव हाई स्कूल
वरकुटे मसवड़ पाठशाला में पिछले 20-21 साल से मैं यह अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री राम पाटिल जी उर्फ भाऊ, उनके प्रेरणा से आज यहीं पर मुझे पढ़ने का, अध्यापन करने का मौका मिला। उनके प्रति ही मैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा जो आज जो घटक है उस घटक के ओर मुड़ता हूँ कि छात्रों की आज जो घटक है, मुझे दिया गया जो घटक है वह गद्य आकलन है। यह गद्य आकलन जो घटक है वो मुख्य घटक जो है वो उपयोजित लेखन है। और उपयोजित लेखन में कुल मिलकर 5 उपघटक है। उनमें एक पत्र लेखन, दूसरा जो है वो गद्य आकलन, तीसरा वृत्तांत लेखन, उनको और है कहानी लेखन, चौथा विज्ञापन, और जो 5वां जो है वह निबंध लेखन है। उनमें से मैं जो आज घटक ले रहा हूं वह है उपयोजित लेखन मुख्य घटक, और उप घटक जो है वह गद्य आकलन। गद्य आकलन का अर्थ एक प्रश्न निर्मिति, प्रश्न निर्माण करना। तो परीक्षा में बोर्ड की तरफ से जो प्रश्न पत्र हमारे लिए आता है उसमें जो प्रश्न है गद्य आकलन पर वो इसी प्रकार का होता है कि निम्नलिखित गद्य पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्यों में हो। और इस गद्यांश के लिए हमें प्रश्न तैयार करने, उनके लिए अंक है 4, उनके लिए अंक है। तो सबसे पहले कि हमें इस गद्यांश जो है उस गद्यांश पढ़कर, वो ऊपर सूचना दी गई सवाल में कि गद्यांश पढ़कर 4 सवाल तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। वो गद्यांश के प्रति या सवाल तैयार करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं उनकी ओर ध्यान देना बहुत ही उचित है। जैसे कि अपठित परिच्छेद पर आकलन हेतु प्रश्न तैयार करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। वो कौन सी बातें हैं? तो उनमें से एक है प्रश्न तैयार करने से पहले जो परिच्छेद है, जो गद्यांश है, वो कम से कम 2 बार गौर से पढ़ना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि जो प्रश्न हम लोग तैयार करते जा रहे हैं या करने वाले हैं वो प्रश्न बिल्कुल सरल, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो, ऐसे ही प्रश्न तैयार करना आवश्यक है। चौथी बात यह है कि प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर जो हम लोग प्रश्न तैयार करते हैं उस प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अगर लिखे तो भी इसे मार्क जो है वो नहीं दिए जाएंगे। आगे की जो बात है चौथी, कि प्रश्न लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम प्रश्न जो तैयार कर रहे हैं उस प्रश्न तैयार करने के बाद कि प्रश्न के अंत में जो प्रश्न चिन्ह देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमने प्रश्न चिन्ह नहीं दिया तो हमें गुण नहीं मिलेंगे। आगे की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयार किए गए जो प्रश्न है वो बिल्कुल सार्थक हो और उनके जो उत्तर है उस प्रश्नों के वो दिए गए गद्यांश में ही वो उत्तर होने चाहिए। प्रश्न रचना जो हम लोग करने जा रहे हैं वो प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। केवल आधे गद्यांश पर हम लोग प्रश्न तैयार करेंगे तो नहीं चलेगा, कि पूरे गद्यांश वो 4 प्रश्न तैयार करने वाले हैं
वो पूरे गद्यांश पर हमें वो प्रश्न होने चाहिए। और एक बात की यहाँ पर भले ही 4 सवाल तैयार करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो छात्र है वो छात्र जल्दबाजी में वो 4 सवाल तैयार करते हैं सूचना के अनुसार, और बहुत आसान है ऐसा समझकर कुछ गलतियां करते हैं और उसे 1-2 गुणों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए 4 के बजाय 5 सवाल अगर तैयार किए तो भी ठीक है। आगे की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सवाल प्रश्न तैयार करते समय कि प्रश्न रचना का जो कौशल है वह प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक हमें अभ्यास की आवश्यकता है। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह प्रश्न तैयार करते समय कुछ ऐसे प्रश्न तैयार नहीं करने चाहिए जैसे कि उपरयुक्त गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए, ऐसे सवाल नहीं हमें तैयार करने चाहिए। या उपरयुक्त गद्य खंड से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न हमें तैयार नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को गुण नहीं मिलने वाले। और सूचना ही पहले हमें दी है कि ऐसे प्रश्न तैयार करो कि जिनके उत्तर उस गद्यांश में हो और एक वाक्य में हो। तो इसी प्रकार प्रश्न निर्मित करते समय इन कुल मिलकर 5-10 जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रश्न निर्मित करने के लिए कि आवश्यक एक प्रश्नवाचक कुछ शब्द है, उस प्रश्नवाचक जो शब्द है उस शब्दों की भी हमें बहुत आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं तो देख लो कि प्रश्नवाचक जो शब्द है उनमें कैसे, कब, कौन सा, कौन से, कौन सी, क्या, कहां, कौन, कितना, क्यों, किसका, इसी प्रकार कुछ प्रश्नवाचक शब्द है, उस शब्द का उपयोग किए बिना हम गद्यांश पर प्रश्न जो है वह निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि यह प्रश्नवाचक जो शब्द है वो शब्द भी हमें जरा गौर से या ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जैसे कि कैसा, क्यों, कब, क्या, कहां, कौन सा, किससे, कितना, क्यों, यह जो प्रश्नवाचक शब्द है वह दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार हम जो गद्य आकलन है यानी कि प्रश्न निर्मित है, प्रश्न निर्माण करने वाले हैं करते हैं, इन चंद बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही ये प्रश्नवाचक जो शब्द है उनको भी हम ध्यान में रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम एक नमूना यानी कि उदाहरण के तौर पर हम एक गद्य आकलन यानी कि एक गद्य खंड जो है वह हम लोग यहाँ पर लेंगे कि इसी प्रकार का एक गद्यांश है कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों में आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। उसके सामने सदा मंजिल रहती है और उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समुच्चय विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता
प्राप्त कर सकता है जब वह अपने सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिज्ञ रहे हो। इसी प्रकार का जो गद्यांश है, वो गद्यांश हम नमूना के तौर पर ले लिया है। तो सबसे पहले हमें यह गद्यांश कम से कम 2 बार गौर से यानी कि ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद कि मुझे लगता है कि हर एक वाक्य पर कम से कम एक सवाल तैयार होता है। उसी प्रकार हम सवाल कैसे तैयार करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एक एक वाक्य पर अगर पढ़ेंगे तो कैसा सवाल तैयार होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ये एक वाक्य है, उन पर हम आसानी से सवाल तैयार कर सकते हैं कि किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं, कि किसी भी देश की संपत्ति कौन होते, आसान सवाल तैयार हो गया। दूसरा एक वाक्य है कि विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। विद्यार्थियों का चरित्र राष्ट्र की संपत्ति होता है। तो हम इस वाक्य पर भी एक सवाल तैयार कर सकते हैं कि विद्यार्थियों का चरित्र किसकी संपत्ति होता है, विद्यार्थियों का चरित्र किसकी संपत्ति होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक एक वाक्य पढ़ के कम से कम जितने वाक्य है उनके ऊपर एक एक 2 सवाल तैयार कर सकते हैं कि वो समय का मूल्यांकन करना जानता है। आगे एक वाक्य है तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या करना जानता है। तो विद्यार्थी क्या करना जानता है, हम लोग उस वाक्य से हमें उत्तर मिल जाता है। और भी हम लोग आगे अगर हम लोग कुछ वाक्य पढ़कर हम लोग इसी प्रकार के कुछ सवाल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है, तो वह भी बीच में वाक्य है। इसी प्रकार यह भी सवाल तैयार हो सकता है। उसके बाद अंत में एक वाक्य है, वह विद्या रूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनभिज्ञ रहे हो। तो उनके प्रति एक सवाल हम लोग तैयार कर सकते हैं। कैसा, विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हम लोग ये 4-5 सवाल तैयार हो जाते हैं। और भी करना है तो हो सकता है कि विद्यार्थी किसमें आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता, कि विद्यार्थी किसमें आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। और भी एक सवाल हो जाएगा, विद्यार्थियों के सामने सदा कौन सी मंजिल रहती है। विद्यार्थियों के सामने सदा कौन सी मंजिल रहती है और उसे क्या ज्ञात है या क्या ज्ञात होता है। इसी प्रकार अगर 10 वाक्य है तो 10 सवाल तैयार हो सकते हैं, 12 सवाल तैयार हो सकते हैं। सिर्फ इसके लिए हमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। साथ ही हमें वो जो दिया गया जो गद्य खंड है वह कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना आवश्यक है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि इस गद्य खंड के लिए जो 4 अंक है वो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बातें या कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर यह प्रश्न निर्माण करते समय अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम लोग 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न तैयार करते समय प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह देना बहुत आवश्यक है और उस प्रश्न के उत्तर हमें नहीं लिखने चाहिए।
कि मुझे लगता है कि इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए है 1 2 3 बार पढ़ेंगे तो हर एक छात्रों को आसानी से यहाँ पर 4 अंक मिल सकते। सिर्फ आप लोगों को आवश्यकता है कि 4 के बजाय अगर आप लोग 5 6 भी सवाल तैयार करेंगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में 4 सवाल लिखेंगे और एक जाने अनजाने में कि कुछ प्रश्न चिन्ह देना अगर रह जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे तो गुण जो है वह गुण से हाथ धोने की मुसीबत आप पर आ सकती है। इसलिए कि आप लोग 5 4 के बजाय 5 सवाल लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार कि मुझे लगता है कि छात्रों की जो गद्य आकलन है, इस गद्य आकलन के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिल गई है। ऐसा मानकर यह गद्य आकलन का जो छोटा सा उपयोजित लेखन का जो घटक है तो यही पर मैं समाप्त करता हूं। और दूसरा एक घटक है, जो दूसरा घटक जो है उन्हीं की ओर मैं मुड़ता हूं कि दूसरा घटक यह है कि सवाल क्रमांक जो 4 है, उस सवाल क्रमांक 4 में जो व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण का उस जो इसमें भी जो मुख्य घटक है वह भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण है, और उसमें जो उपघटक है वो उपघटक क्रमांक 6 है। वो इसी प्रकार का है कि मुहावरे, और उस घटक में प्रश्न पत्र में इसी प्रकार का एक सवाल होता है उपघटक क्रमांक 6 कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक प्रश्न बोर्ड की ओर से जो प्रश्न पत्र आता है, उस प्रश्न पत्र में जो उपघटक होता है व्याकरण में वो 6 क्रमांक का है। वो सवाल इसी प्रकार का होता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर देख लो अंक 1 है और जो मुहावरे है उपघटक के तौर पर वो 2 दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो एक मुहावरा लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम व्याकरण में भी अगर 2 में से 2 मुहावरे लिखेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो बातें बताने से पहले मैं ये जो मुहावरा है उस मुहावरों की जो कुछ व्याख्या है कि हम लोग मुहावरा किसे कहेंगे, तो उनके बारे में उनकी कुछ व्याख्या है वो देखेंगे कि जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। देख लो छात्रों की कि जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होता है तो उसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। और ये जो मुहावरा है वो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया है कि उपघटक 6 में कि 2 मुहावरे दिए जाते हैं। उस 2 मुहावरे में से एक मुहावरा है, उनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं वो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है उस मुहावरों का अर्थ लिखना है, उस अर्थ के लिए आधा गुण है, और जो वाक्य में प्रयोग करना है उनके लिए आधा गुण है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको आत्वा है, वो आत्वा भी क्या है, वो आत्वा के बारे में हम लोग जरा बाद में कि क्या होता है आत्वा। आत्वा यानी कि क्यों कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरों का
चयन करके, चयन यानी कि चुनना है, करके वाक्य फिर से लिखिए। यहां पर भी जो कौंस में दो मुहावरे दिए जाते हैं और एक वाक्य दिया जाता है, और उस वाक्य के नीचे जो मुहावरा है वो अधोरेखांकित किया जाता है, उनके जगह दो मुहावरे में से एक मुहावरा जो सही लगता है वो चुनकर उसकी जगह लिखना, यानी कि वो वाक्य पूरा करना है। तो हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो कुछ हम लोग सुधारों के जरिए देखेंगे। जैसे कि जो पहला होता है कि निम्नलिखित कुछ दो मुहावरे दिए गए हैं, दो मुहावरे में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे प्रयोग, जरा देखेंगे कि जैसे कि एक मुहावरा इसी प्रकार होता है कि आंखें खुल जाना, आंखें खुल जाना। तो यहां पर इसका अर्थ सबसे पहले हमें लिखना है कि आंखें खुल जाना अर्थ है सच्चाई का पता चलना, सच्चाई का पता चलना। और प्रयोग हमें इस प्रकार करना है वाक्य में, दूसरी पंक्तियों में, कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। देख लो कि कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई, और जो आंखें खुल गई उनके नीचे हमें अंडरलाइन की अधोरेखांकित करना है। और भी एक मुहावरा इसी प्रकार का हम लोग कुछ मुहावरों का हम लोग या नमूना के तौर पर हम लोग देखेंगे कि आंखें फाड़ कर देखना। हम कहते हैं कि आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देखता है, इसका अर्थ क्या है, आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना, आश्चर्यचकित होकर देखना। और प्रयोग कैसा करेंगे कि मनीष सर्कस के कलाकारों के कर्तव्य आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। देख लो कि मनीष नाम का विद्यार्थी है, वो मनीष सर्कस के कलाकारों की जो कर्तव्य है वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। और आंखें ना उनके नीचे हमें अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, हाँ। तो छात्र मित्रों कि कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं कि जो अर्थ है वो एक ही रहता है। जैसे कि मुंह छिपाना, हमने देख लिया है, मुंह छिपाना लज्जित होना है, उनका प्रयोग भी हमने किया है कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर शिवम मुंह छिपाने लगा। तो दूसरा एक मुहावरा इसी प्रकार का है कि झेप जाना है, झेप जाना, और उनका भी अर्थ वही है लज्जित होना। तो हम लोग उसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं कि नकल करने पर, मित्र के द्वारा फटकारे जाने पर अभिनव झेप गया, कि मित्र के द्वारा नकल करने पर, पकड़े जाने पर, मित्रों के द्वारा फटकारने पर अभिनव झेप गया। इसी प्रकार हम और भी कुछ मुहावरे हैं, तो हम लोग इन मुहावरों का अर्थ जो है वो अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और इसको और है इसी प्रकार इस मुहावरे जो है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसे आर के तौर पर सवाल होता है वह किसी प्रकार का होता है, यह भी हम लोगों ने देख लिया कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। तो कौंस में देख लो कि मुहावरे दिए जाते हैं, कौंस में बोलबाला होना, दूम हिलाना, और वाक्य दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि सिरचन को बुलाओ, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। और चापलूसी करता हुआ के नीचे वो अधोरेखा किन किया था, अंडरलाइन की है। तो ऊपर कौंस में दिए गए जो मुहावरे हैं दो, उनमें से एक मुहावरा चुनना है और लिखना है। तो यहां पर जो
दुम हिलाना जो मुहावरा है वो इससे इस वाक्य से तालमेल खाता है। तो वाक्य किस प्रकार बनता है कि सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ वो हाजिर हो जाएगा। सिरचन को बुलाओ, वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार और एक उदाहरण देखेंगे। कंस में मुहावरे है, कंस में 2, तौल कर बोलना, ठका लगाना, और वाक्य है कि सज्जन हमेशा सोच समझकर बोलता है। सज्जन हमेशा सोच समझकर बोलता है। और कि छात्रों कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि कंस में कुछ ऐसे मुहावरे दिए जाते हैं। खुशामद करना, ठेस लगना, जी छोटा करना, दम मारना, तिलमिला जाना। और वाक्य इसी प्रकार का होता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की चापलूसी करना गलत बात है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की चापलूसी करना गलत बात है। चापलूसी करना, इनके नीचे यह मुहावरा वो अधोरेखांकित किया गया है। तो हम लोग उनकी जगह पर हम लोग वाक्य में प्रयोग, ऊपर दिए गए कौंस में कुछ मुहावरे है, उनमें से चुनकर वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो देख लो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की खुशामद करना गलत बात है। देख लो कि चापलूसी करना जो है उनके अर्थ का मुहावरा है खुशामद करना, और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की खुशामद करना यह गलत बात है। ठीक उसी प्रकार और एक मुहावरा हम लोग देखेंगे कि दौड़ में हार जाने पर राजू निराश हो गया। दौड़ में हार जाने पर राजू निराश हो गया। और निराश हो गया ये मुहावरा जो है वो अधोरेखांकित किया गया है। और कौंस में दिए गए मुहावरे में से एक छोटा सा जो चुनना है और उनका वाक्य में हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जरा देख लो कि दौड़ में हार जाने पर राजू ने जी छोटा कर लिया। दौड़ में हार जाने पर राजू ने जी छोटा कर लिया। इसी प्रकार हम जो मुहावरा जो है उपघटक जो है व्याकरण में उपघटक जो छठा है कि उनमें हम लोगों ने देख लिया कि एक गुणों के लिए मुहावरा होता है और उन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और उसे और होता है कि कंस में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरा चुनकर अधोरेखांकित वाक्य में दिए गए अधोरेखांकित मुहावरों की जगह लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको जो ठीक लगता है तो वह हम लोग छात्र मित्रों वही मुहावरा भले आप अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भी चलेगा। किसी छात्रों को लगता है कि वह अधोरेखांकित मुहावरा है, उनके जगह कब कौंस में जो मुहावरा वह चुनकर लिखेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं कि मेरी ओर से जितना हो सके उतनी कोशिश मैं यहाँ पर गद्य खंड के यानी कि गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति के बारे में की है। और मुहावरा जो है एक गुणों का उनके लिए भी जितना हो सके उतनी कोशिश मैंने मेरी ओर से की है। और मुझे लगता है कि सभी छात्रों को यह समझ में आया होगा। इतना कहकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। छात्रों धन्यवाद। और सभी के प्रति फिर एक बार यहाँ पर मैं आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता जताता हूँ और मैं यहीं पर रुकता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। बहुत ढंग से अपनी यह 4 गुणों के दो गुणों के रूप से जो अपने
अच्छे प्राप्त करिए और आपके संग से यह गज्जा आवाज काट कसरा आवाज येत नाही. हाँ, तो आप सातारा जिला मंडल तहसील मान तहसील के सभी अध्यापक भाई बहनों से आपका एक बार अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद सर जी. शेवाळे सर जी धन्यवाद.